हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी मास्टर चैनल पर। आइए आज शुरू करते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारी आरबीसी के अंदर होता है। और हीमोग्लोबिन को हम श्वसन वर्णक कहते हैं। श्वसन वर्णक कहते हैं इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके, फुफ्फुस से ऑक्सीजन को लेके हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कमी आ जाए, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी तो ऑक्सीजन का परिवहन करने में या उत्तकों तक या कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, जिसके द्वारा कोशिकीय श्वसन नहीं होगा या भोजन का पाचन नहीं होगा, कोशिकीय पाचन नहीं होगा, जिससे ऊर्जा नहीं बनेगी। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी आ जाएगी, जिससे हमारे शरीर के अंदर वीकनेस, कमजोरी उत्पन्न हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और पूछ लिया जाए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, रक्त अल्पता रोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होते हैं। हमें रोग नहीं पूछा है, हमें परिणाम पूछा है कि उसकी कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में O2 ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही O2 का परिवहन करता है तथा कोशिकीय श्वसन में कमी आएगी तथा एटीपी का निर्माण में कमी आएगी, जिससे शरीर की आवश्यक क्रियाओं को करने में कमी आएगी तथा शरीर में कमजोरी महसूस होगी, अर्थात हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अर्थात हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होंगे, हमारे शरीर पर क्या परिणाम पड़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में O2 की कमी आ जाएगी। मतलब ये है कि हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा, तो हमारे शरीर के अंदर कोशिकीय श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है तथा कोशिकीय श्वसन में कमी आ जाएगी। कोशिका के श्वसन किसके? कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है मतलब उस ग्लूकोज का और अपघटन होता है, जिससे क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो कोशिकीय श्वसन में कमी आ जाएगी तथा एटीपी के निर्माण में कमी आएगी। तो फिर एटीपी का निर्माण नहीं होगा, ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, जिससे हमारे शरीर में आवश्यक क्रियाओं को करने में कमी आएगी। जैसे हमारे शरीर में श्वसन है, पाचन है, और भी बहुत सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर होती है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी तथा हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होगी, अर्थात हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन के परिणाम है। और पूछ लिया जाए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
एनीमिया रोग होता है, या इसको बोलते हैं रक्त अल्पता रोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। हमारे जब शरीर में भोजन का पाचन होता है तो जो मुख के अंदर जो लार निकलती है उसकी क्या भूमिका है भोजन के पाचन में। तो हम सीधी सी बात करें तो एक तो हमारे मुख्य रूप से यही है, पहला कार्य क्या है भूमिका, कि लार भोजन को गीला बनाती है। लार भोजन को क्या बनाती है, लार भोजन को गीला बनाती है, गीला बनाती है, जिससे भोजन का मार्ग आसान हो जाए। क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो लार हमारे मुंह के अंदर जो हम भोजन खाएंगे उसको लुगदी बनाती है, उसको गीला बनाती है, ताकि हम आसानी से निकलकर हमारा भोजन पाचन नाल से होता हुआ आमाशय में जा पाए। तो यही मतलब हुआ कि लार भोजन को गीला बनाती है, जिससे भोजन का मार्ग आसान हो जाएगा, आसान हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी और क्या भूमिका है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो मंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, मंड का आंशिक पाचन शर्करा में करता है, शर्करा में करता है। तो ये कार्य हो गए दो। तो लार की हमारे पाचन के अंदर क्या भूमिका होगी, पहली भूमिका ये होगी कि लार भोजन को गीला बनाती है, जिससे उसका मार्ग क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आसानी से वो गति करता हुआ आमाशय में पहुंच जाएगा। दूसरा होगा लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट या मंड होता है उसका क्या करता है, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत मात्रा में पाचन कर देता है, उसको किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो जठर ग्रंथियां होती है हमारे आमाशय की दीवार में, उनसे कौन सा अम्ल निकलता है, HCl। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है। तो हमारे आमाशय में HCl अम्ल का श्रावण होता है, HCl अम्ल का श्रावण होता है, जिसका pH बहुत कम होता है। कितना होता है पता है, जिसका pH 1.2 होता है, जिसका pH 1.2 होता है, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है ना। अब इसका कार्य क्या होगा, तो पहला कार्य तो ये लिख सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भोजन के साथ जो भी रोगाणु आ जाएंगे तो उन रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करेगा। तो भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करता है, और क्या करता है, और ये भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है, अम्ल है तो क्या बनेगा, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। अब भोजन को अम्लीय बनाएगा ताकि आगे जो अग्नाशय से जो एंजाइम निकलेंगे उनके द्वारा इस भोजन का अंदर जो अन्य घटक है उसका और आसानी से क्या हो जाए, पाचन हो जाए, ताकि अम्लीय माध्यम में वो अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो आमाशय में हमारे अम्ल निकल रहा है, उसका क्या कार्य हो गया, आमाशय में HCl अम्ल का श्रावण होता है, जिसका pH 1.2 होता है, भोजन के साथ आए रोगाणु को नष्ट करता है, कौन, HCl। दूसरा क्या हो गया, भोजन अम्लीय माध्यम बनाता है, भोजन को कैसा बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, ये याद रखना है। तो आमाशय के अंदर जो अम्ल है उसके क्या कार्य होते हैं ये आपको पता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल व उत्तल दर्पण में भिन्नता बताइए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या भिन्नता है, दोनों के अलग अलग कैसे है। तो देखना, पहले मैं बता रहा हूँ इस साइड में देखो, ऐसे बीच में लाइन खींच देता हूँ, इधर वाले उत्तल लिख रहा हूँ मैं, देखो जगह बहुत कम है तो मैं छोटा लिख पा रहा हूँ, तो आवाज मेरी सुनते जाना साथ में। इधर मैं लिख रहा हूं अवतल। अब देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भिन्नता क्या है, उसमें अंतर क्या है। तो पहला ये अंतर हो गया
कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है, अंदर की ओर वक्रित होती है, तो आप देखते हो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। देखो ये अवतल दर्पण हो गया, तो ये इसकी पीछे पॉलिश कर दी, तो इसकी परावर्तक सतह ये है ना, तो ये अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर धसा हुआ है, तो ये इसका एक हो गया। उत्तल में क्या होगा कि ये उत्तल होगा, इसकी जो सतह इस साइड में पॉलिश कर देंगे तो ये सतह इसकी क्या होगी, बाहर की ओर वक्रित होगी, बाहर निकली होगी, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा कि परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होती हैं। ये हो गया पहला कारण, पहला अंतर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा अंतर कम से कम 2 तो लिख ही देते हैं, ऐसे तो काफी अंतर हो जाएंगे। तो दूसरा अंतर देखो, अवतल दर्पण के द्वारा जब प्रकाश की किरण आएगी, ये अवतल दर्पण है, इसके पास जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये प्रकाश की किरणों क्या करता है, फोकसित करता है, एकटा करता है, बिखेरता नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा अंतर होगा। जबकि उत्तल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ऐसे कर देगा, बिखेर देगा, सारी किरणों क्या कर देगा, बिखेर देगा, दूरी फैला देगा, ठीक है ना। तो हम दूसरा अंतर ये लिखते हैं कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, या ऐसे लिखते प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, ठीक है ना। दूसरा ये क्या करते हैं, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये 2 अंतर मुख्य रूप से हो गए, आपको याद रखने। अवतल और उत्तल दर्पण में भिन्नता यही है कि पहला तो ये हो गया कि अवतल दर्पण होता है वो अंदर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। दूसरा अंतर क्या हो गया, ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। अवतल दर्पण में प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी, टकराने के बाद यहाँ एकत्रित हो जाएगी, ऐसे मिलाता अंदर की ओर। जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जो भी प्रकाश किरण आएगी ऐसे बिखेर देगा, फैला देगा। तो ये आपको 2 अंतर हो गए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर, ये दोनों की भिन्नता हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम क्या है। तो हमारे नर जननांग के अंदर वृषण होता है, तो उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है कौन से, वृषण द्वारा हार्मोन। तो वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन का क्या नाम हो गया, टेस्टोस्टेरोन। वैसे मादा के अंडाशय के द्वारा स्त्रावित हार्मोन क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये भी आपको याद रखना है। फिर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पीछे का जो दृश्य देखने हो ना, साइड में जो ग्लास लगे होते हैं कारों के, गाड़ियों के, तो वो देखते हैं, तो उस समय जो दर्पण काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण होता है, ये भी याद रखना है। अब उत्तल क्यों होता है, तो इसके अंदर एक और आप अंतर लिख सकते हो, किसके, चौथे के अंदर। जैसे अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ये भी एक अंतर हो गया। उत्तल में क्या है कि वस्तु छोटी करके दिखाती है, तो पीछे का दृश्य पूरा दिखाई देता है। कोई बड़ी गाड़ी है या पीछे लंबी रोड दिख रही है, हाईवे है, तो उसका पूरा दृश्य आसानी से देख सके, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर आपको पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं, तो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को, जो आगे गाड़ी की हेडलाइट लगी होती है उसके अंदर उसका उपयोग लिया जाता है, जिसको फोकस बिंदु पर बल्ब को रख दिया जाता है तथा प्रकाश की किरणों को टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया जाता है, जिससे लाइट क्या पड़ती है, सीधी। और दंत चिकित्सक जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो दांतों को देखने के लिए, उसको बड़ा करके देखने के लिए इस अवतल दर्पण का उपयोग लेते हैं। और सौर भट्टी के अंदर प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए, एक जगह एकत्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग में लेता है। ये इतने सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में इंसुलिन तथा थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य लिखिए। मानव में इंसुलिन तथा थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक साइड में इधर थायरोक्सिन, इधर लिख रहे हैं इंसुलिन। तो इसका कार्य हो गया कि रक्त में
रक्त में शर्करा की मात्रा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन तथा उपापचय क्रिया का नियंत्रण करता है। इसका क्या कार्य हो गया थायरोक्सिन हार्मोन का? तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय क्रिया का नियमन करता है। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय क्रिया का नियमन कैसे करेगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसका भी है उसका पाचन किस प्रकार से हो रहा है, ताकि हमारे शरीर के विकास के लिए सभी पदार्थों का आसानी से और सबका पाचन हो। फिर देखते हो मानव में इंसुलिन हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि से। कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से तो मानव के अंदर इंसुलिन की हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह। देखो मधुमेह रोग होता है, ठीक है ना। तो मधुमेह रोग होता है, ये आपको याद रखना है। साथ में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से रोग होता है गायटर रोग। कौन सा होता है? गायटर रोग। गायटर रोग में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। ये हमारा लक्षण हो गया अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। फिर पूछ लेता है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की। आयोडीन समय पर लेना है, आवश्यकता बनाए रखनी है, तब किसका संश्लेषण बना रहेगा? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण बना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका पेशी संधि का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका और पेशी कोशिका के संधि का नामांकित चित्र बनाना है। तो एक तंत्रिका कोशिका है जो विद्युत आवेग लेके, सूचनाएं लेके किसके पास आ रही है? पेशी कोशिका के पास आ रही है। तो उन दोनों के बीच में संधि का चित्र बनाना है। ये हमारी होगी पेशी और ये होगी तंत्रिका, ठीक है। और इसके अंदर बना दो आप माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर भी इधर एक और बना दो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी बना दो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है, तो इसका नाम लिख दो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे हो गए तंत्रिका व पेशी संधि का नामांकित चित्र। ये हमारी तंत्रिका हो गई और इसके अंदर जो विद्युत आवेग आई, जो हमारे मस्तिष्क से सूचना है वो पेशी कोशिकाओं को देनी है। तो इस प्रकार से ये आपस में जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्वपोषी व विषमपोषी पोषण में अंतर क्या है? स्वपोषी व विषमपोषी पोषण में अंतर क्या है? तो इधर मैं लिख देता हूं स्वपोषी के बारे में, इधर मैं लिख देता हूं विषमपोषी पोषण के बारे में। तो स्वपोषी क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक पदार्थों को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, सरल अकार्बनिक पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों के अंदर, जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है, स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए
सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे। तो ये आपके सामने हो गया स्वयंपोषी। तो सरल अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों के अंदर बदला जाता है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों तथा भोजन के लिए अन्य जीवित अथवा मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। तो इसमें आ जाएंगे जीव जंतु, जीव जंतु सभी, ठीक है ना, जीव जंतु, युगलीना को छोड़कर सारे जीव जंतु। तो ये आपके सामने आंसर हो गया। स्वपोषी व विषमपोषी के अंदर अंतर क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए? 1000 वाट हो गए। और समय कितना हो गया? 3600 सेकंड हो गया। तो इसको आप जूल में बदलो, इन दोनों को गुणनफल करोगे तो आएगा 3.6 10⁶ जूल, ठीक है ना, 6 जूल। ये होगा इसका आंसर, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। मनाली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के अंदर क्या है? मनाली अभ्यारण्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त व समूहों की संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं भाई? 37। जैसे कितने आवर्त होते हैं? ऐसी लाइनें जो 37 होती कितनी होती हैं? 7। और वर्ग या समूह, तो वर्ग या समूह ऐसी खड़ी कितनी लाइनें होती हैं आवर्त सारणी के अंदर? आपने देखा होगा 18। तो ये इसका आंसर हो गया। निक्रोम मिश्र धातु किन धातु से मिलकर बनी? विद्युत वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। निक्रोम जिसका हम उपयोग में लेते हैं विद्युत के हीटर वाले तार को बनाने में या फ्यूज में, अन्य जगहों पर इसका काम में लिया जाता है। बहुत ही इसका जो गलनांक है बहुत ही क्या होता है? उच्च होता है, इसलिए आसानी से पिघलता नहीं, इसलिए हम इसको कहाँ काम लेते हैं? हीटर में। तो इसका किन धातु से मिलकर बना होता है? आपको पता होना चाहिए। ये बना होता है मैग्नीज से, आयरन से, क्रोमियम से और निक्रोम, इन 4 धातुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पीएच अधिक है? तो यहाँ पर किसकी पीएच है अधिक? इसका लिखा नहीं है, यहाँ तो रक्त है, ठीक है। तो क्या है? रक्त। तो देखो, ये रक्त अथवा अशुद्ध जल में किसकी पीएच अधिक है? किसकी पीएच अधिक है? रक्त व अशुद्ध जल में किसकी पीएच अधिक है? तो रक्त की पीएच सबको पता होती है, कितनी होती है? 7.2 या 3 होती है, जबकि अशुद्ध जल की पीएच होती है 7। तो अधिक किसकी हो गई? रक्त की अधिक हो गई। किसकी अधिक हो गई? रक्त की पीएच अधिक हो गई। दूसरे का क्या आंसर? जटर रस अथवा नींबू के रस में से किसकी पीएच अधिक होती है? तो जटर रस की पीएच होती है 1.2 और नींबू की पीएच होती है 2 से 3। तो किसकी पीएच अधिक हो गई? नींबू के रस की पीएच अधिक हो गई। यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर जो मैंने लिखे हैं वो आपको समझने हैं, याद करने हैं, साथ में अपने आंसर जो आपने दिए हैं उससे आपका टेस्ट निकाल के पता करना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर आ रहे थे। और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को जमकर तैयारी कीजिएगा, आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे, आपका नाम रोशन होगा। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो किस प्रकार का आपको लगा और आपके आंसर कितने राइट हुए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा।